केमिकल रिएक्शन के इस पार्ट में एक तो हम क्या करेंगे भाई, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे, और एक हमने बताया था कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, वो स्टडी करेंगे। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, वाटर की फॉर्मेशन करती है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या अकेला हाइड्रोजन वाटर की फॉर्मेशन कर सकता है? नहीं ना। तो इसी तरीके से अकेला ऑक्सीजन भी वाटर की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अब यहां पर आप क्या देखोगे कि वाटर बनाने के लिए अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर हमें 2 ग्राम हाइड्रोजन भी चाहिए। ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले हाइड्रोजन अकेला वाटर की फॉर्मेशन करता रहे और बाद में ऑक्सीजन में रिएक्ट करने लग जाए, ऐसा नहीं होता ना, है ना। तो यहां पर तुम क्या देखोगे कि अगर मान लो मैं किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी बता दूं ना कि इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है, तो उससे आप बाकी के जितने भी रिएक्टेंट हैं या बाकी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी की रेट ऑफ रिएक्शन, कहने मतलब है कितना रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है या कितनी रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, आप इजीली बता सकते हो। एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मैं यहां पर आपको बोल देता कि हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बताओ कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट हुई है और कितना वाटर बना है। तो आप क्या बताओगे कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर हमने हाइड्रोजन डबल कर दी, 2 से 4 ग्राम कर दी, तो ऑक्सीजन भी कितनी हो जाएगी, 16 से 32 ग्राम हो जाएगी। आ रही बात समझ में, है ना। और दोनों के दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, हमारे पास है 36 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या देखेंगे कि मान लो हम कोई जर्नल रिएक्शन ले लेते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, C प्लस D प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर आपको किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है अगर उसके बारे में पता चल गया तो उससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी, यहाँ पर मान लो तुम्हें किसी ने बता दिया कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 3 × 10⁻⁻8 मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स रेट से डिक्रीज हो रहा है। ये क्या है, हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। अब बताते थे ना कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट अपॉन ए टाइम। तो अगर हम कंसंट्रेशन देखते हैं तो कंसंट्रेशन किसकी फॉर्म में निकालते हैं, मोलारिटी ना। तो मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। ऊपर जाए क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते थे हमें, नेगेटिव साइन, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है। तो मैंने यहाँ पर ये इस एग्जांपल से आपको समझा दिया था कि अगर आपको किसी एक रिएक्टेंट की बेरा पता चल गई ना कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है कितने टाइम में, तो उसकी हेल्प से आप दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी इजीली बता सकते हो कि इसकी कितनी चेंज होगी। प्रोडक्ट की बता सकते हो कि कितनी C की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। दूसरे प्रोडक्ट की बता सकते हो कि यहाँ पर D की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है। बस दो सारों में मतलब जितने भी हमने ये लिए हैं उन सभी में डिफरेंस क्या है, रिएक्टेंट के आगे क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के आगे क्या लगाते हैं, पॉजिटिव साइन। ठीक है। और साथ साथ जो कोफिशिएंट आते हैं वो क्या आ जाते हैं भाई, डिवाइड में आ जाते हैं। यहां पर समझ में आया। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर अगर इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन देखें तो पहले तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या कर दोगे, यहां पर 2 लगा दोगे तो यहां पर भी क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू
यहाँ पर फिर से नेगेटिव साइन लगा देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टाइम इज इक्वल टू जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड में, लेकिन अब की बार प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस साइन, जितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वाटर अपॉन टाइम। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी रेट से चेंज हो रही है, मान लो हम वो हाइड्रोजन की मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इतनी रेट से डिक्रीज हो रही है, तो बताओ वाटर की फॉर्मेशन कितनी रेट से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर 3 × 10⁸ क्या दे दिया, इस चीज की वैल्यू दे दी। यहाँ पर पुट करेंगे -1/2 इंटू में 3 × 10⁸ ठीक है। अगर हम वाटर की देखना चाहें तो ये वाटर को इस तरफ अकेला रखेंगे, ये 2 इस तरफ है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ना, तो 2 से 2 कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी रेट से हाइड्रोजन गैस डिसअपीयर हो रही है उतनी रेट से वाटर की अपीयरेंस हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। अरे बात सुनने, लेकिन अगर तुम्हारे से कोई पूछ लेता कि जी ऑक्सीजन की बताओ, ऑक्सीजन की रेट मतलब जो कंसंट्रेशन है कितनी रेट से डिसअपीयर हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, इस 3 × 10⁻8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी रेट से चेंज हो रही है वो आ जाएगी। आगे बात सुनने, ठीक है। तो ये था हमारा किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड। इससे अगले वाले पार्ट में हमने क्या था कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो हमने तो यही चीज सोची थी कि जितना हम रिएक्टेंट लेंगे प्रोडक्ट उतना जल्दी बनेगा। कहने का मतलब यह है कि स्पीड उतनी ज्यादा हो जाएगी हमारी। अब मान लो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उस बिजनेस में एक तो आप बिल्कुल कम अमाउंट में चीजें लेकर चलते हो, और एक बहुत बड़ा मॉल के रूप में आप बहुत सारी चीजें लेकर चलते हो, तो कब बिजनेस ज्यादा रन करेगा, जब आपके पास काफी ज्यादा वैरायटी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे दिमाग में तो यही आया कि जितना हम रिएक्टेंट ज्यादा लेंगे उतना प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है भाई वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने मतलब है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। अब मान लो यहाँ पर ये जो ए और बी है वो रिएक्टेंट कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, C+D प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब किसी ने बोल दिया जी अगर मैं इसकी अमाउंट बढ़ा दूं तो यहाँ पर मोल 1 की जगह A मोल ले लूं, यहाँ पर भी 1 मोल की बजाय 10 मोल लूं, 20 मोल लूं, B मोल ले लूं, तो जो भी आप ले रहे हो ना वो क्या ले लेंगे, इनकी पावर ले लोगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। और सीधी सी बात है, प्रोपोर्शनल डिजाइन को उठाएंगे तो कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। B की पावर कितनी, B। ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी भाई लॉ ऑफ मास एक्शन ने। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी डेफिनेशन आती है काफी बार, आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर दिस रिएक्शन। अब क्या बताओगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, किसके प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच हैविंग पावर, उनकी पावर कितनी ले रहे हैं हम, जितने की उनके कोफिशिएंट है, ईच हैविंग पावर इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट कम्स इन बैलेंस रिएक्शन। आगे ऑप्शन में मैं फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ, ठीक है। लेकिन किसी ने एक बात बोली कि जी क्या जरूरी है कि हम रिएक्टेंट जितना लें उतनी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाए, कहने वाला स्पीड बढ़ जाए। एग्जांपल देता हूं आपको, आपने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें आपने देखा होगा कि हम जब प्लांट्स को या क्रॉप्स के अंदर, फसलों के अंदर पानी डालते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो प्लांट होते हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में ना, अगर मैंने प्लांट्स को अंधेरे में रख दिया और उसको मैं पानी डालता रहूं, कोई बेनिफिट होगा
नहीं ना। तो आप तो बोल रहे थे जितना रिएक्टेंट लेंगे उतनी स्पीड बढ़ जाएगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। ठीक है, अब तुम चाहे उसके अंदर कितना भी पानी डालते रहो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी तो ये हो सकता है, ऐसे कई काफ़ी सारे रिएक्टेंट हो सकते हैं ना जो पहले रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बोलोगे तुम्हें कि पहले आप ये देखो कि कितने रिएक्टेंट की अमाउंट के कारण प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि इस रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा लेने से प्रोडक्ट जल्दी बने, क्या पता इस रिएक्टेंट की अमाउंट से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, मैं आपको एक बिल्कुल कॉमन सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक शॉप ओपन करते हो, दुकान ओपन करते हो, ठीक है, फुटवियर की। अब उसके अंदर आप शूज भी रखोगे, चप्पल भी रखोगे, या फिर स्लीपर्स, मतलब जो बोल रहे हैं आप, काफी सारी वैरायटी रखोगे। तो जरूरी नहीं ना कि आपने जितना आइटम लिया है वो सारे के सारे सेम रेट से आपके सेल हो जाएं, बिक जाएं। क्या पता आपकी दुकान से सिर्फ शूज सेल हो, बाकी की कोई चीज सेल ही ना हो। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि रिएक्शन रुक गई, दुकान रुक गई। अब क्या बताओगे कि किसी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर तो जो स्पीड है वो ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकती है, और किसी कंसंट्रेशन पे शायद इफेक्ट पड़े भी ना। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये बात किसने बताई थी? रेट लॉ ने बताई थी। तो रेट लॉ ने क्या बोला कि पहले एक्सपेरिमेंट कर लो भाई कि किस रिएक्टेंट के ऊपर कितनी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, फिर इक्वेशन निकालो आप। तो अब की बार जो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कांस्टेंट इनटू में ए और बी की कंसंट्रेशन तो लेंगे, लेकिन अब की बार पावर क्या लेंगे? अल्फा एंड बीटा, या वो अमाउंट है जिसके कारण प्रोडक्ट बन रहा है, जिसके कारण स्पीड चेंज हो रही है। आ रही बात सुने? यहाँ पर अल्फा और बीटा जीरो भी हो सकते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में अगर हमने सनलाइट नहीं ली तो वहां पर है चाहे कितना भी पानी डालते रहो, कितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको सप्लाई करते रहो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, शायद ए और बी के इक्वल भी हो जाए। कोई एक ऐसा आइटम लिया हो आप अपनी दुकान में, क्या पता वो सारे के सारा ही सेल हो जाए, बिक जाए। ठीक है, और क्या पता ये अल्फा और बीटा की वैल्यू ए और बी से कम भी हो जाए। आ रही बात समझे? वो तो हमें कब पता चलेगा? जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। यही ईंट आपको सिखा रही है। ठीक है, ये पहले बोल रही है कि भाई हम तुक्के नहीं लगा सकते, पहले एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा कि कितने रिएक्टेंट के ऊपर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, कितने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। तो अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फिर से वही, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक तो सेम डेफिनेशन थी। ईच हैविंग पावर, ईच हैविंग सम पावर। यहां पर बोला था ईच हैविंग पावर इट्स कोफिशिएंट, यहां पर बोलेंगे ईच हैविंग सम पावर। बस दोनों में इतना ही फर्क है। ठीक है, ईच हैविंग सम पावर ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड। ऐसे लिखो तो लिख देना। ठीक है, अब यहां पर जो अल्फा और बीटा है ना, इनको अगर मैं ऐड कर दूं, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई इसको? हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? द सम ऑफ ए पावर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल टू सम ऑफ ए पावर कम्स इन रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ के अंदर जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के हम ऊपर जो हम पावर ले रहे हैं ना, उनके सम के इक्वल क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। प्रॉपरली डेफिनेशन आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, मेन है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या समझा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ए पावर ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट कम्स इन ए रेट लॉ। बोल दिया। अब बात यहां पर आती है कि ये जो आया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हमने? रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोल दिया हमने भाई?
रेट कांस्टेंट। तो यहां पर इसके ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि रेट कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक बात। दूसरी, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो आपने क्या देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके इक्वल है भाई, रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब की बार पावर कितने ले रहे हैं, अब क्या बताओगे जी हमें नहीं पता, पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी मुझे नहीं पता, हमने ले ली कितनी पावर है, अन की वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि पहले तो इसकी डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन में आप क्या बोलोगे कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन वी टेक द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी कर दें भाई, 1 कर दें, तो जितनी रेट ऑफ रिएक्शन होती है इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। एक बात आ गई। दूसरी, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तीसरी बात है जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। आ रही है ना बात समझ में। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट, जिस रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आपसे डिफरेंस पूछने लग जाए कि डिफरेंस बताओ किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस बताओ, तो एक डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, इनका डेफिनेशन ही हो जाएगी, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या देते थे हम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट ऑफ ए और ए प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और इसकी अभी बताइए कि ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी ले लें, यूनिटी ले लें। एक डिफरेंस समझ आ गया। दूसरा डिफरेंस कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे बात समझ में। नंबर 3, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो ऊपर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या था मैंने, मोल लीटर इनवर्स। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, ऊपर जाके सेकंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स है सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो आप क्या बताओगे कि अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग आएंगी। कैसे, अगर मान लो कोई भी रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन। समझ गए होगे। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट आएगी। कैसे, अभी निकाल के दिखाते हैं जी। यहां पर ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या किसके इक्वल था, कंसंट्रेशन अपॉन ए टाइम इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन हमें पता ही नहीं कि कितने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड हो रहा है जी। फर्स्ट ऑर्डर लोगे तो यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूंगा, जीरो ऑर्डर लोगे तो यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा, सेकंड ऑर्डर लोगे तो यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा। तो चलो, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन अपॉन ए टाइम। ये इस तरफ मल्टीप्लाई में था, इस तरफ क्या आ जाएगा, डिवाइड में। कंसंट्रेशन की पावर है n, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी ना। जब बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन ए टाइम। अब किसी ने बोला जी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। अब बताओ कौन से ऑर्डर के लिए निकालें हम। किसी ने बोला जी जीरो ऑर्डर के लिए निकाल दो, तो 1 माइनस 0 1, किसी की पावर लो चाहे ना लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या पुट करोगे, यहाँ पर 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 है 0, किसी की पावर 0 ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 अपॉन सेकंड, ऊपर जाए क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। एक और निकाल के दिखा देता हूं। अगर मान लो आपको सेकंड ऑर्डर की पूछे तो यहाँ पर अब की बार क्या पुट करोगे,
2 पुट करोगे ना तो 1 माइनस 2 कितना हो गया -1। जब -1 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का, और ऊपर सेकंड तो इनवर्स श्रेणी है ही। ये क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी किसकी, रेट कांस्टेंट की फॉर ए सेकंड ऑर्डर। आ रही बात समझ में। और भाई ये काफी ज्यादा यूजफुल है। आपको जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो वहां पर आपको नहीं बताया जाएगा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर है, आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर ही पता लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमारे दिमाग में एक बात तो फिट हो गई कि जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम सीधा रिएक्शन को देखकर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन से एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक तो उनके बारे में, ठीक है, और एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे अगली वाली वीडियो में।